नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर पूरे देश में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। एक और सिसोदिया की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं लालू परिवार पर शिकंजा कसे जाने से और कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस बीच एक इंटरव्यू में बड़ा बयान देते हुए ये सवाल उठाया है कि अब केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक हो गई हैं। हालांकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और विपक्ष की बौखलाहट बता रही है, लेकिन 2024 के आम चुनाव से पहले जिस तरह जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिकरण के आरोप लगने लगे हैं, क्या इससे बीजेपी को कोई सियासी नुकसान होगा या फिर विपक्ष के आरोप महज आरोप ही रह जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले? एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। और तब भी मोदी तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर? किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पे? कौन चीज पर? सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना। सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। हम क्या चाहते थे बोलिए? तब हम क्या बोले? एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा? बोले, रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। हम क्या कहना हूँ कि ये उत्पीड़न की कार्रवाई जो बीजेपी में शामिल हो गया या बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ नहीं होती। जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ रोज मुकदमे करने हैं, तो करिए। आपको ना शिक्षा पे काम करना, ना स्वास्थ्य पे, ना बिजली पे, ना पानी पे, लोगों का उत्पीड़न करना है, करिए। इसके साथ ही यादव फैमिली के भी अलग-अलग घरों में, जगहों पर देखिए, मोदी जी को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ पकड़ के जेल में डालो, लेकिन इस देश के लिए काम करो। और दूसरी बात, अपने जो मित्र हैं जिन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, जिन्होंने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। में अंग्रेजों के समय जो हुकूमत थी, जो भी आवाज बुलंद करता है सत्ता के खिलाफ उसे पकड़ के जेल में डाल दो। आज भी इस देश में ऐसा हो रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे पकड़ के जेल में डाल दो। मैंने आपको इतने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए, इन पर मुकदमे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे एजेंसियां छोड़ देती हैं, उससे मुंह फेर लेती हैं, कोर्ट में उसे बेल दिलवा देते हैं, रोड शो करवाकर उसे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाते हैं। क्या इस देश में 2 कानून हैं? क्या इस देश में 2 मापदंड हैं? भ्रष्टाचार, कथाकथित भ्रष्टाचार के मुकदमों में जांच करने की। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई विपक्ष के खिलाफ। द फाइट इज नॉट अगेंस्ट करप्शन, द फाइट इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। भारत को ऑपोजिशन मुक्त करो, विपक्ष मुक्त भारत बनाओ। एक भी नेता बचना ना पाए। कोई गली मोहल्ले में कोई गैर भाजपा का छोटा नेता, कोई गली मोहल्ले का भी गैर भाजपा या भाजपा का विरोध करता कोई गली का नेता भी ना बच पाए, सबको पकड़ के जेल में डालो। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, केंद्रीय एजेंसियों का निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा है और वो टारगेट कर लेते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ मुखर रह के बोलते हैं तो उनको विशेष रूप से उनको पूरा टारगेट करके तब चलते हैं। और अब लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, तेजस्वी यादव को भी सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। तो अगर आपके पास इतना सबूत है
तो ये नाटक और ड्रामा करने की क्या जरूरत है? न्यायालय में अब उसका पेश करें, रिपोर्ट पेश करें, ताकि न्यायालय उसमें अंतिम निर्णय ले ले, फैसला करे। लेकिन इनका उद्देश्य तो केवल बदनाम करना है, उनको हैरेस करना है, उनको प्रताड़ित करना है, राजनीतिक तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लेने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। एजेंसियां अपना काम बेखूबी निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिन्होंने पहले तेलंगाना लूटा, वहां भी दिल नहीं भरा, अब दिल्ली लूटने आए हैं। लीकर माफिया का नेक्सस बनाकर आप स्कूलों कॉलेजेस के बाहर शराब के ठेके खोलते हो, कमीशन बढ़ाते हो, लूट का जरिया बनाते हो। जो पैसा देश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, वो आपकी जेब में जाता है। तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो आप उसको पॉलिटिकल रंग देते हो। किसी भी परिवार को उसके वंश के नाम पर छोड़ने का अधिकार इंडियन पिनल कोड में नहीं है, कहीं नहीं लिखा। शराब घोटाले में एक नहीं बहुत सारे लोगों का जो रोल रहा है, तो मेरा किंग पिन से सवाल ये है, ये वी कौन है और किसके मैसेज में आता है वी नीड्स मनी? अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या हैं? क्या एक्साइज पॉलिसी बनाने में और जब ये पॉलिसी बन रही थी, क्या वहां पर विजय नायर मौजूद थे? पैसे का लेन देन किसके माध्यम से होता था? और ऐसी क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई सवाल आज खड़े होते हैं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है, 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? क्या जब घोटाले में, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे, तब आपको याद आई? समक्ष सीधे तौर पर प्रस्तुत हो रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ आया। ये साहब, ये सूत्र हैं कौन? सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं? सनद रहे, आपको शायद याद नहीं होगा कि 17 में कहा गया था कि 8000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हमारी सांसद मीसा जी के घर मिला साहब। उसके बाद 1000 करोड़ का एक मॉल मिला। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बीते वर्ष गुड़गांव में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के मॉल को तेजस्वी जी का मॉल कह करके, जिसमें किरकिरी हुई सीबीआई की रेड के बाद। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो उत्पाती सूत्र है ना, इन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर वो 8000 करोड़ 17 वाला, 1000 करोड़ हाल वाला गुड़गांव मॉल क्या आसमान लील गई, जमीन खा गई, या आपने बीजेपी के जन्म दिए हुए सूत्रों को, मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से, ईडी सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से, आप सिर्फ आपका काम है खंडित करना, सिर्फ आपका काम है। तो चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। देशबंधु दीक्षित, बीजेपी प्रवक्ता, प्रीतपाल सिंह सलूजा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले संदीप जी, आप ही के पास आऊँगा। शुरुआत आप ही से। जिस तरह से लगातार आप लोग और पूरा विपक्ष एक सुर में अब ये सवाल उठा रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि ये जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं ये निष्पक्ष नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, जबकि बीजेपी सरकार लगातार ये कह रही है कि कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अब डर लग रहा है? क्या कहेंगे? बात है अग्रवाल जी, जिस तरीके से ये बात करते हैं जी, एक चीज ये बताइए कि जब कोई कांग्रेस के नेता पर आप आरोप
के खिलाफ ईडी का सम्मन देते हैं, ईडी की नोटिस आती है। उसके बाद वही व्यक्ति जब आपकी पार्टी में चला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे बंद हो जाती है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा जांच करने का तरीका, और कौन सी एजेंसी कैसे एक नया जांच किया है, ये देश जानना चाहता है। देखिए, नाम गिना दे रहा हूँ, नारायण राणे महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, उनके ईडी की नोटिस, बहुत प्रकार की नोटिस, डेली नोटिस, वही चले गए भाजपा में। 5 साल हो गया, आज तक एक बार नोटिस नहीं आई। ठीक है, ये क्या तरीका है? और आ जाते हैं, अभी लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट का मतलब यह है कि 29,795 रेड ईडी अब तक लगाती है, ये अभी हाल के रेड को छोड़कर। लेकिन जितने सुन लीजिए, बोलिए संदीप जी। आवाज आ रही है संदीप जी, बोलिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास संदीप जी, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम लग रहा है। देशबंधु जी, लगातार विपक्ष जिस तरह से बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है और गंभीर आरोप लगा रहा है कि अब ये जो जांच एजेंसियां हैं वो राजनीतिक एजेंसियां बनकर रह गई हैं, सिर्फ बीजेपी के इशारे पर, कार्रवाई के नाम पर ये पार्टी का काम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एएनबी के चैनल के सभी श्रोताओं को शुभ संध्या और होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आपने आज पर चर्चा रखी है। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब चुनाव आते हैं तब विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है। आप देखिए, 2004 से 14 तक यही एजेंसियां रही और तब बीजेपी केंद्र में नहीं थी। यहाँ तक कि इन्हीं विपक्षी लोगों के षड्यंत्र से हमारी श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिरी थी। लेकिन हम भी विपक्ष में रहे, हमने हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी जन जन के प्रयास, जनता के विकास पर केंद्रित रही और हमेशा हम दुख सुख के साथ जुड़े रहे। जो सरकार, देखिए, इनका विपक्षियों का एक मानसिक द्वंद्व है कि ये जब भी चुनाव हारते हैं तो सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देते हैं और दूसरा जब भी आता है तो राजनीतिक एजेंसियों को। देखिए, भारत में एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रणाली है। आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं आशीष जी, और मैं जानता हूं, आप बताइए, इससे पहले जब दिल्ली में आपने जो भूमिका उठाई ये शराब नीति की, इससे पहले जब शराब बिकती थी तो 663 करोड़ की शराब बिकी और 315 करोड़ रेवेन्यू जमा हुआ, राजस्व सरकार के खाते में आया। जब केजरीवाल ने शराब नीति बनाई और सिसोदिया जी चूंकि इस विभाग के मंत्री थे, बड़ा हास्यास्पद रखता है कि वही शिक्षा मंत्री और वही आबकारी मंत्री, शिक्षा और शराब, आप बताइए क्या संदेश जाता होगा। और छोटा एक बालक मेरे से पूछने लगा कि शिक्षा मंत्री क्या शराब भी बेचते हैं? मैं उस बच्चे को क्या उत्तर दूं, प्रत्युत्तर, कि इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चलिए विभाग का आवंटन है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, दे। लेकिन जहां राजस्व का मामला आता है, जैसे 663 करोड़ में 315 करोड़ का राजस्व आया, और जब केजरीवाल ने अपने लोगों को यह ठेके देने शुरू किए तब आपको पता है दिल्ली में 1470 करोड़ की शराब बिक्री, और आपको पता है मात्र 315 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हुई। क्या आप पत्रकार हैं, आप सर्वविदित है, क्या आपको यहाँ एक राजनीतिक बू नहीं आती है कि कहीं न कहीं घोटाला हुआ है? और उसके बाद राजनीतिक एजेंसियां स्वतंत्र हैं, भारत निष्पक्षता से अपनी जांच कर रही है। देखिए, इस प्रकार से आपने देखा विपक्ष जब भी चुनाव आता है तो इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन राजनीति है और केवल ये जनता के बीच जाके भ्रामक बात बताते हैं और बीजेपी की नीतियों को। लेकिन आपने देखा, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा, 2014 में जब से यहाँ पे यशस्वी के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व संभाला, 2017 में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। 37 वर्षों बाद यह प्रथम अवसर आया कि कोई मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता के, अपने जनमानस से किए गए कार्यों के द्वारा दोबारा 5 साल के लिए चुना गया और यहाँ डबल इंजन की सरकार
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्रोथ कर रही है। ऐसे भाजपा शासित ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। संदीप त्रिपाठी, दीक्षित जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं एक बार फिर से कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो आरोपी हैं वो बच सकें और जनता की अदालत में, जनता के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने के लिए तमाम जो हथकंडे हैं वो एक तरह से अपनाए जा सकें। ये सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, ना सिर्फ देशबंधु दीक्षित बल्कि पूरी बीजेपी एक सुर में, जिस तरह से पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है वैसे ही पूरी बीजेपी जवाब दे रही है। क्या कहेंगे? आशीष जी, मैंने एक मूलभूत सवाल पूछा कि नारायण राणे बात अधूरी रह गई थी तभी जी, इसलिए बात को बढ़ाओ। दीक्षित जी आऊंगा मैं, रुक जाइए अब आपके पास, मैं लौटूंगा। एक बार मेरे को संदीप जी नारायण राणे जी के खिलाफ कार्रवाई सीबीआई और ईडी करते हैं, वो भाजपा पे जाने के बाद वो कार्रवाई कैसे खत्म हो जाती है या रुक जाती है, वो जो मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लालू जी के, तेजस्वी जी के खिलाफ आज के 5 साल पहले आप खूब कार्रवाई कर रहे थे, खूब FIR जांच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी के साथ आप गठबंधन में सरकार बना लेते हैं वो कार्रवाई रुक जाती है। वो कार्रवाई फिर कब शुरू होती है? जब वो सत्ता में फिर से जेडीयू के साथ आ जाते हैं, फिर आपका ईडी और जगता है और फिर कार्रवाई शुरू कर देता है। और मैं बता दे रहा हूँ, शिंदे ग्रुप के मंत्री हैं इस समय अनिल परब जी, इन पर आप जुलाई 2022 में कार्रवाई किए थे, आज तक उसके बाद कार्रवाई बंद है, क्यों? रविंद्र बायम, इनके ऊपर आपने कार्रवाई की थी, 2021 से लगातार कार्रवाई चल रही थी, जैसे ही वो भाजपा के साथ आपके साथ सरकार में चले जाते हैं कार्रवाई कैसे बंद? सर नाइक, ये भी शायद इस समय मंत्री हैं, शिंदे ग्रुप के हैं, उनके ऊपर ईडी की जांच थी, कई नोटिस आ चुकी थी, कई बार जो है कई सम्मन आ चुके थे, वो जैसे ही आप उनके साथ सत्ता में चले जाते हैं कैसे बंद हो गया? मुकुल राय, बहुत सारे नाम मैं गिना दे सकता हूँ, जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आपने बहुत सारे घोटाले का आरोप लगाए, कितनी जांच लगाई, और आपके साथ जाते ही वो एकदम पाक साफ हो गए, आज कार्रवाई रुक गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये करते हैं उसके बाद वो नेता आपके साथ चला जाता है तो कैसे वो दूध का धुला हो जाता है? पहली बात तो इसमें आपकी मंशा झलकती है कि कहीं ना कहीं जिनसे आप डरते हैं, जिन नेता लगता है कि अब आप कमजोर हो रहे हैं, तब आप देखिए, भाजपा उधार की पार्टी है, इनके पास खुद के नेता नहीं है, जो खुद के कैडर के नेता है वो बेचारे सिर्फ आज की डेट में, आशीष जी बड़ा हास्यास्पद बात होगी कि वो जो मूल कैडर है वो कांग्रेस से गए हुए नेता के लिए, बसपा से गए हुए नेता के लिए या किसी दूसरी पार्टी से गए हुए नेता के लिए आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ वो दरी बिछा रहा है, पानी पिला रहा है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, पीछे चल रहा है। मतलब इनके पास आज जो नेता है वो उधार के नेता, दूसरी पार्टी को डरा कर, धमका कर, प्रेम से लालच देकर, पैसे देकर लेके आए हैं, इसलिए कि इनके पास नेतृत्व करने की क्षमता वाला नेता नहीं है। रही बात अगर मोदी जी की बात करते हैं तो एक सांस्कृतिक संगठन कथित रूप से आरएसएस से वो इंपोर्ट करके लाते हैं, भाजपा का कोई जो है जमीनी कार्यकर्ता इनके पास नहीं है जो भाजपा में काम कर सके। एक बात, दूसरी बात आप एक बात समझिए, घोटाले की बात करते हैं, मैं नाम गिना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के भी हमारे साथी को चर्चा कर रहा था, सिंचाई विभाग घोटाला, 69,000 शिक्षक घोटाला, पंचायती राज घोटाला, DHFL घोटाला, होमगार्ड घोटाला, पशुपालन घोटाला, जो है बिजली विभाग के PF का घोटाला, बहुत सारे घोटालों की लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं संदीप जी आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे खास मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज यही चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में इस वक्त विपक्ष और बीजेपी जांच एजेंसियों को लेकर विवाद छिड़ गया है राजनीतिक रूप से, कहीं ना कहीं 2024 के आम चुनाव पर इसका कितना असर रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। संदीप जी, जिस तरह से लगातार आप लोग अभी भी एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं वो राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं, सवाल ये है कि आपको ये जो लग रहा है ऐसा कि जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और
जो भी ये सारा कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, इसके कोई पुख्ता प्रमाण भी हैं या सिर्फ आरोप ही हैं आप लोगों के पास लगाने के लिए? जी आशीष जी, मैंने जो अभी आपको सबूत दिए, जिन नामों को गिनाया, क्या ये तथ्य नहीं है? क्या ये सबूत नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी लोग, ये अपराधी लोग, अपराधी कृत्य कैसे समझिए, जैसे अभी एक तत्कालिक घटना मेरा इसमें सवाल है त्रिपाठी जी, संदीप जी सुनिए, सवाल सुनिए। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई स्थिति लगती है कि ऐसी कोई चीज जानबूझकर की जा रही है, तो आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? क्यों नहीं आप जाकर जो जनता की अदालत है उसमें बात रखने के साथ साथ जो कोर्ट है वहां पर क्यों नहीं जाकर इसके लिए कोई आप पेटिशन फाइल करते? सवाल ये है ना कि अगर आपको ऐसा लगता है तो कम से कम उसके ऊपर कुछ कोर्ट एक्शन तो लेगा। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात आ जाए, उसके बाद इस सवाल का आप जवाब दे दें। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जैसे अपराधी जब उसका जो है औरा कम होने लगता है, उसका रुतबा कम होने लगता है, तो वो एक घटना को अंजाम दे देता है, फिर बहुत सारे लोग खुद ही डर जाते हैं, बहुत सारे चुप हो जाते हैं, कुछ शटर गिराकर भाग जाते हैं। जैसे अभी एक प्रयागराज में घटना हुई, एक अपराधी का नाम आ रहा है, उस अपराधी ने जो एक आदमी की हत्या कर दी, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसका खौफ तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में फिर से आ गया ना, कि अभी वो अभी आज भी सक्षम है। दिन दहाड़े अगर वो पुलिस सुरक्षा में अगर वो घटना कर सकता है तो उसका औरा है। तो ये इसी तरीके से अपराधी की तरीके से सरकार काम करती है। जब इसको लगने लगता है कि ये नेता विपक्ष वाले हम पर सवाल कर रहे हैं, महंगाई पर, जो बेरोजगारी पर, ये पूछ रहे हैं आपकी स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई, आपने 2022 में सबको कहा था पक्का मकान दे देने के लिए, वो कहाँ चला गया, आपने कहा था जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो कहाँ चला गया, आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई, आपकी जो है आदर्श गांव कहाँ चले गए। ये सब जब सवाल उठने लगते हैं तब इस तरीके की एक कार्रवाई करके मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। दूसरी बात, जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके मन में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत से लोग डर भी जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है जो कि गांधीवादी विचारधारा के लोग, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जब अंग्रेजों से नहीं डरेंगे तो अंग्रेजों के दलाल से क्यों डरेंगे? अभी अब आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे देता हूँ जी। आपने जो सवाल किया, मैं उसका, आशीष जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए जी। जो आपने सवाल किया उसके उस परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर आप कोर्ट जाने की बात करते हैं तो आपको एक पुलिस के पास अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए वो पूछताछ के नाम पर बैठा सकती है। ये संवैधानिक अधिकार है पुलिस के पास, संविधान ने उसको दिया है। तो क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट जाकर क्या कर लेंगे? इसी तरीके के ईडी के पास बहुत सारे अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। हम कोर्ट जाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहेंगे कि हमको संदेह था, संदेह के आधार पर इनको लाए, इनकी बदनामी किए, और ऐसे बहुत सारे लोग छूट भी गए। जैसे 2G स्टेटमेंट घोटाले का आरोप इन्होंने लगाया और डंका पीटा, दुनिया भर के चुनाव जीत लिए इन्होंने, लेकिन आप बता दीजिए एक भी आरोपी सिद्ध हुआ? एक आरोप सिद्ध हुआ? सारे लोग बरी हो गए। सरकार इनकी है, सॉलिसिटर जनरल इनका है, CBI ED इनकी है, फिर भी लोग बरी हो गए। ऐसे बहुत सारे घोटालों के आरोप में लोग बरी हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं निकल कर आ रहा है, और जो है कोर्ट उनको डांट भी, फटकार भी लगा रही है ईडी को। लेकिन इनका जो राजनीतिक उद्देश्य होता है उसकी तो पूर्ति हो जाती है। ये चुनाव में उसका फायदा ले लेते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, भ्रष्टाचारी बताकर लोगों के बीच में छवि खराब कर ले जाते हैं, लोगों को डरा ले जाते हैं और चुनाव जीत ले जाते हैं। फिर नौटंकी चलती रहती है, फिर चुनाव आएगा, फिर ये ड्रामेबाजी। तो ये रुकनी चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे लोकतंत्र खत्म होगा। फिर जिनपिंग की तरह अभी बैठा कर लिखवा लीजिए, क्या जरूरत है चुनाव ना हो? आऊंगा मैं आपके पास। प्रशांत यादव जुड़े हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। प्रशांत जी, लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि जांच एजेंसियां प्रभावित हैं, जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण हो गया है। आज कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ वकील हैं, देश के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये दावा कर दिया है कि नहीं साहब, अब जांच एजेंसियां जो हैं वो राजनीतिकरण से काम कर रही हैं। आप लोगों को ये जो लग रहा है, इसके पीछे कोई आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं या पूरा विपक्ष सिर्फ आरोप ही लगा रहा है?
प्रशांत जी, मैं ले दीजिए चार्जर। हाँ आवाज मिल रही है प्रशांत जी आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या कहेंगे प्रशांत जी? जी आशीष जी, सुन पा रहे हैं? जी, देखिए, बहुत ही स्पष्ट है जिस तरीके से ईडी जो कार्रवाई कर रही है। मेरा सवाल जो है भाजपा के जो मित्रगण हैं, मोदी जी हैं, इनसे ये है कि ये जो जांच एजेंसी अगर आपके प्रभाव में काम नहीं कर रही है तो ये निष्पक्षता से अगर काम करती है तो ये बेंगलुरु वाले मुद्दे पर कहाँ से हो जाती है? इनको उनका एड्रेस नहीं पता? क्यों नहीं पता? अगर ये उन एमएलए के 8 करोड़ रुपए का जो कैश मिला है तो क्या ये सिर्फ मोदी जी के इशारों पर उनकी जो है रहनुमाई पर उसको माफ नहीं किया जा रहा है? और जिस कोर्ट की आप बात कर रहे थे आशीष जी, एक तरफ बेंगलुरु का कोर्ट ये आदेश देता है मीडिया चैनल्स को कि इस पक्ष को अपने आप को निर्दोष साबित होने का मौका दिया जाए, अभी इनको जो है इसमें कन्विक्ट न किया जाए, इनको बदनाम न किया जाए, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया सबको सुन लीजिए। और एक तरफ दिल्ली में क्या है, भाजपाइयों ने तो जो है लगातार रैली निकाल रखी है पूरे देश में कि सिसोदिया जी जो है घोटाला कर बैठे हैं या सत्येंद्र जैन जी, जबकि इनकी ईडी के पास, इनकी सीबीआई के पास, इनकी आईटी के पास एक पैसा बरामद नहीं कर पाए ये लोग। कहाँ गया रुपया घोटाले का? और एक तरफ 8 करोड़ का कैश मिलता है, ईडी नहीं पहुंचती, सीबीआई नहीं पहुंचती, आईटी नहीं पहुंचती, और राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी सीबीआई से लगातार समय मांग रहे हैं, सीबीआई से लगातार समय मांग रहे हैं आशीष जी कि मुझे मिलने का मौका दीजिए। मैं आपको मोदी जी के संरक्षण में अदानी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला किया है, मैं आपको फाइल्स दे रहा हूँ, लेकिन सीबीआई एक सांसद जी को मौका नहीं देती है। तो बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी और अमित शाह जी, इनके इशारों पर ये ईडी काम कर रही है, इनके इशारों पे सीबीआई काम कर रही है, इनके इशारों पे आईटी काम कर रही है। जहां इनकी मर्जी होती है वहां छापेमारी होती है, और इनके अपने लोग जो है देश को लूट रहे हैं बराबर। जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर अदानी जी के मैटर में जो एसआईटी गठित करनी पड़ती है, लेकिन मोदी जी जो है एकदम मूक हो गए हैं। तो ये बहुत क्लियर है, इस देश की जांच एजेंसियां वो मोदी जी के इशारों पर काम कर रही हैं। नहीं जांच। और दूसरा उदाहरण आपको बता दूं, जब कोविड था देश में तो इसका लाने का श्रेय मोदी जी को जाता है। उन्होंने टाइमली अगर फ्लाइट स्टॉप कर दी होती चाइना से तो शायद इस देश को कोविड जैसी महामारी से जो है पीड़ित नहीं होना पड़ता। और फिर उसका ऐसा इस्तेमाल किया भाजपाइयों ने, मोदी जी ने, कि जब समय समय पर जब इनको लगा कि चुनाव में धांधली करनी है, जीतना है बेईमानी करके, तो कोविड का इन्होंने इस्तेमाल किया लगातार। तो इनके सर पर, और एक और मैं आपको आशीष की बात बता दूं, ये तो ईडी की बात रही, ये दूसरे पक्ष के नेताओं को तो तब जो है बर्दाश्त करेंगे कि मोदी जी ने आते ही सत्ता में सबसे पहले किनको भगा, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, तो इनको तो अपने ही लोगों से वह है। और इन पर मैं एक आरोप भी लगाता हूँ, आप बताइए राफेल में क्या हुआ? राफेल में जांच नहीं हुई, रफा दफा होकर बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि राफेल की अगर जांच होती तो इस बात का भी खुलासा होता कि मोदी जी के इशारों पर अरुण जेटली जी, पारेकर साहब, सुषमा स्वराज, सेनाध्यक्ष बिपिन रावत जी, इन सबकी सिलसिलेवार हत्याएं की गई थी सत्ता के लिए। और तो और मोदी जी ने सत्ता के लिए पुलवामा जैसा अटैक भी कराया, इसलिए वो फाइल बंद हो गई, क्योंकि मोदी जी वहां फंसते, सब कुछ निकल के आता बाहर। नहीं, बड़ा गंभीर और संगीन आरोप लगा रहे हैं ये। और अगर ये मैं गलत कह रहा हूँ आशीष जी, अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ, अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ, संगीन आरोप है, और बिना तथ्यों के ऐसे आरोप लगाना मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए उचित नहीं है। बिना तथ्यों के, बिना सबूत के एक मिनिस्टर को, एक नहीं 2 ऑनरेबल मिनिस्टर को, जिन्होंने स्वास्थ्य के जो है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 2 ऐसी जो है स्वास्थ्य और एजुकेशन में देश का नाम, दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का नाम। आपके पास मैं एक बार जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं प्रशांत जी। दीक्षित जी, संदीप जी ने कांग्रेस के बिहाफ पर जो कुछ कहा, और साथ ही साथ प्रशांत जी आम आदमी पार्टी की बात रख रहे हैं,
क्या कहेंगे, जवाब दे दीजिए, क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं दोनों ही। नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैं चाहूंगा ये भी धैर्य पूर्वक मेरी बात सुने जी। मान्यवर जी किस पार्टी के प्रवक्ता थे, एक बार आशीष जी अगर आप रिपीट कर दें तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। प्रशांत यादव अभी बोल रहे थे आम आदमी पार्टी से, और उससे पहले संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से। देखिए, आम आदमी पार्टी का उदय कैसे हुआ ये आप भी जानते हैं आशीष जी। भाजपा के काल बन के आई है ये पार्टी। नहीं तो इस प्रकार की, देखिए आप बोल रहे थे, मैं सुना, इस प्रकार की स्तरहीन मैं डिबेट नहीं करता हूँ। और आप एक महामूर्ख हैं, आप देश के नहीं, व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं, प्रशांत जी, देशबंधु जी, आपको सुनिए, आप बीच में एक दूसरे के कोई इंटरप्ट ना करे और व्यक्तिगत कोई भी अटैक नहीं। अगर मैंने धैर्यपूर्वक सुना हम यहाँ पर सुनने की बात करिए, अपने विचार आप लोग रखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह से नहीं। ठीक है, अब आप दीक्षित जी आप बोलिए, प्रशांत जी रुक जाइए, बोलिए दीक्षित। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप कोरोना की बात करते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्रवक्ता अपने आप को कहते हैं, इतनी घटिया और स्तरहीन बात करते हैं। आप मूर्ख हैं और मानसिक विक्षिप्त हैं, आपको अपना इलाज कराना चाहिए। इलाज तुम्हारा हम दिल्ली के अस्पताल में फ्री में करवा देंगे, तुम्हारा इलाज, और मोदी का भी करा देंगे। मोदी अमित शाह का भी फ्री में इलाज करवा देंगे। सुनो, मैं सुनिए, ऐसा है मोदी नहीं करता, आर्थिक आतंकवादी मोदी, मोदी से बड़ा कोई प्रशांत जी देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये जनता जनार्दन का मंच है, ये पब्लिक का मंच है, ये इस तरह से नहीं कि हम किसी के ऊपर भी कोई भी छींटाकशी करें। आप तथ्यों के ऊपर बात कीजिए, मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुद्दे के ऊपर चर्चा कीजिए। दीक्षित जी रुक जाइए, प्रशांत जी ठीक है, दीक्षित जी ऐसे नहीं, प्रशांत जी बिल्कुल भी ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पर व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कीजिए। नहीं, तथ्यों की बात कीजिए आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्रशांत जी रुक जाइए। दीक्षित जी आप मुझे बताइए, दीक्षित जी आप मुझे बताइए, लेकिन उससे पहले मैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम यही चर्चा कर रहे थे कि पूरा विपक्ष जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है, क्या 2024 के आम चुनाव पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? दीक्षित जी सीधा आपके पास, पहले इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं, क्या इससे 2024 के जो आम चुनाव होने जाने हैं उनके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा, या सिर्फ कहीं ना कहीं ये राजनीतिक आरोप ही हैं? सबसे पहले इसका जवाब दीक्षित जी। ठीक है, मैं लौटूंगा, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। संदीप जी आपके पास आऊंगा मैं। लगातार पूरा विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा है, आप लोग नाम भी गिनवा रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र के नेता की हम बात कर लें, बंगाल के नेताओं की बात कर लें, कि जो बीजेपी में गया उसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई, वो पाक साफ हो गया। ये आरोप लगातार पूरा विपक्ष, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, तमाम लोग आप एक सुर में ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो जनता की अदालत में आप लोग मामला ले गए हैं, जनता का समर्थन इस मुद्दे पर आपको 2024 में मिल पाएगा? देखिए आशीष जी, पहली बात, एक बात आप समझिए कि जिस तरीके से आप समर्थन की बात कर रहे हैं, समर्थन का मसला अलग हो गया। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तभी हम चुनाव लड़ पाएंगे। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। नहीं, इसी मुद्दे के ऊपर जनता के सपोर्ट की बात हो रही है। बिल्कुल, जनता साथ में है। देखिए एक चीज आप समझिए, चुनाव जीतना, अगर आप एक भाजपा से आप कभी भी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहूंगा, भाजपा या अन्य कोई भी पार्टी जब ये कहते कि हम चुनाव जीत कर आए हैं, इसका मतलब है कि हमने जो अपराध किए थे
उस जो है अब क्षम्य हो गए, अब उसकी वैल्यूएशन नहीं रह गई, वो सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। तो फिर भाजपा से सवाल पूछा करिए कि आप तो या जो हिंदुत्व है या आपके जो मुद्दे हैं, ये तो आप लगभग 70 साल से उठा रहे हो, और कामयाबी आप आज आपको 7-8 साल पहले मिलती है। तो क्या आपके वो मुद्दे जो आप लगातार उठा रहे थे, जो बात आप लगातार कर रहे थे, जो झूठ आप लगातार फैला रहे थे, जिसको आज लोगों ने सच मान लिया, क्या वो सच है? अगर सच था तो पहले क्यों लोगों ने नहीं माना? और अगर पहले नहीं माना तो क्या आपने उसको बोलना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई अपराध अगर अपराध करता है और कोर्ट में अगर सबूतों की वजह से बरी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग या समाज उसको अपराधी नहीं मानता है। वो मानता है, वो कहता है कि इसने सेटिंग की होगी, सबूत नहीं मिला होगा, इस वजह से बरी हो गया जी। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये जो अपराध लोकतंत्र पर लगातार हमला, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से पत्रकारों पर, दैनिक भास्कर पर कार्रवाई हुई, भारत समाचार चैनल पर कार्रवाई हुई, न्यूज़ पर कार्रवाई हुई, मुद्दों की बात पे रहे हम। हाँ नहीं, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। नहीं, कार्रवाई हुई, इन चैनलों का नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि इन पर कार्रवाई हुई, ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ी, लेकिन मिला क्या? कुछ मिला नहीं ना। सवाल तो ये होता कि जिस क्रोनोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया कि एक अपराधी एक वारदात करके अपना औरा स्थापित करता है, उसी तरीके से ये सरकार अपने को औरे को स्थापित करने के लिए अपने चंगू मंगू ईडी और सीबीआई का उपयोग करती है। जहां पर इनको लगता है कि अपना औरा स्थापित करना है, अपने जो है चंगू मंगू को भेज देते हैं, मारीच को और जो है खरदूसर को। ये मारीच और खरदूसर पहुंचते हैं मायावी रूप दिखाकर, फिर जो है अपना काम कर ले जाते हैं। देखिए, ये हर सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो। मीडिया के लोगों को डराना होगा, 4 चैनलों पर आपने कार्रवाई कर दी, बाकी खुद ही डर जाएंगे बेचारे। और आप देख लीजिए, एक उदाहरण मैं दे देता हूँ बिजनेस सेक्टर का। मुंबई का एक पोर्ट था जिसको जो है JVK नाम की एक कंपनी चला रही थी, उसका संचालन कर रही थी, उस पर ईडी की रेड होती है। ईडी के रेड के बाद मोदी जी के आका मालिक जिनके सरपरस्ती में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिनके इवेंट मैनेजमेंट PR एजेंसियों के माध्यम से आज उनका ट्विटर हैंडल जिन पर 60% फर्जी होने का आरोप लगते हैं, ये सब जो काम हुए वो एक PR एजेंसी के माध्यम से हुआ। वो सारा काम अडानी ने किया, अंबानी ने किया। तो वो ये JVK कंपनी के जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ईडी की रेड होती है, उसके बाद वो ठेका उस एयरपोर्ट का ठेका अडानी जी के पास चला जाता है। ये गजब का संयोग नहीं तो क्या है? ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये लगातार हर सेक्टर में प्रयोग हो रहा है। ठीक है तो और ठीक है प्रशांत जी, एक लास्ट पॉइंट में रख दूं, उसके बाद पूरी डिबेट का समय दे दीजिएगा। देखिए, आप जांच कराते हैं, अभी एक तत्कालिक मुद्दा अडानी जी का आया, पूरा विपक्ष चिल्लाकर मर गया, सदन नहीं चला, लेकिन जांच नहीं कराई सरकार ने। क्यों? राफेल का आप देख लीजिए, पूरा सदन चिल्लाते हुए मर गया, लेकिन उन्होंने जांच कराई नहीं कराई। जहां पर मोदी जी, अभी BBC की डॉक्यूमेंट्री बैन होती है, ये गोधरा दंगे की वजह से बैन नहीं होती है, वो बैन होती है हृदय पांड्या जो कि वहां के पूर्व गृह मंत्री थे, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ है, मसला उठता उसमें, और वहां पर ईडी की नोटिस ईडी पहुंच जाती है। तो ये जो तरीका है लोकतंत्र का गला दबाने की और अपने उजले जो है अपने कुर्ते को साफ रखने की, जबकि वो इतना दागदार है कि अगर जनता के बीच में असलियत आ जाएगी, जांच हो जाएगी, तो जनता इनको निकलने नहीं देगी, चाहे वो मोदी जी। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं पूरे देश में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन क्या कुछ तमाम पार्टियों के नेता कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ?
काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। और तब भी तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर? किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पे? कौन सी पर? सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही न है। हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा। बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, आपको कोई मतलब नहीं। हम क्या कहना हूँ कि ये उत्पीड़न की कार्रवाई जो बीजेपी में शामिल हो गया या बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ नहीं होती। जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ रोज मुकदमे करने हैं, तो करिए। आपको न शिक्षा पे काम करना, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे, लोगों का उत्पीड़न करना है, करिए। इसके साथ ही यादव फैमिली के भी अलग-अलग घरों में जगहों पर देखिए, मोदी जी को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ पकड़ के जेल में डालो, लेकिन इस देश के लिए काम करो। और दूसरी बात, अपने जो मित्र हैं जिन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, जिन्होंने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। में अंग्रेजों के समय जो हुकूमत थी, जो भी आवाज बुलंद करता है सत्ता के खिलाफ उसे पकड़ के जेल में डाल दो। आज भी इस देश में ऐसा हो रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे पकड़ के जेल में डाल दो। मैंने आपको इतने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए, इन पर मुकदमे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे एजेंसियां छोड़ देती हैं, उससे मुंह फेर लेती हैं, कोर्ट में उसे बेल दिलवा देते हैं, रोड शो करवाकर उसे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाते हैं। क्या इस देश में 2 कानून हैं? क्या इस देश में 2 मापदंड हैं? भ्रष्टाचार, कथाकथित भ्रष्टाचार के मुकदमों में जांच करने की। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई विपक्ष के खिलाफ। द फाइट इज नॉट अगेंस्ट करप्शन, द फाइट इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। भारत को ऑपोजिशन मुक्त करो, विपक्ष मुक्त भारत बनाओ। एक भी नेता बचना ना पाए। कोई गली मोहल्ले में कोई गैर भाजपा का छोटा नेता, कोई गली मोहल्ले का भी गैर भाजपा या भाजपा का विरोध करता कोई गली का नेता भी ना बच पाए, सबको पकड़ के जेल में डालो। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, केंद्रीय एजेंसियों का निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा है और वो टारगेट कर लेते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ मुखर रह के बोलते हैं तो उनको विशेष रूप से उनको पूरा टारगेट करके तब चलते हैं। और अब लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, तेजस्वी यादव को भी सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। तो अगर आपके पास इतना सबूत है तो ये नाटक और ड्रामा करने की क्या जरूरत है? न्यायालय में अब उसका पेश करें, रिपोर्ट पेश करें, ताकि न्यायालय उसमें अंतिम निर्णय ले ले, फैसला करे। लेकिन इनका उद्देश्य तो केवल बदनाम करना है, उनको हैरेस करना है, उनको प्रताड़ित करना है, राजनीतिक तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लेने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। एजेंसियां अपना काम बेखूबी निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिन्होंने पहले तेलंगाना लूटा, वहां भी दिल नहीं भरा, अब दिल्ली लूटने आए हैं। लीकर माफिया का नेक्सस बनाकर आप स्कूलों कॉलेजेस के बाहर शराब के ठेके खोलते हो, कमीशन बढ़ाते हो, लूट का जरिया बनाते हो। जो पैसा देश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, वो आपकी जेब में जाता है। तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो आप उसको पॉलिटिकल रंग देते हो। किसी भी परिवार को उसके वंश के नाम पर छोड़ने का अधिकार इंडियन पिनल कोड में नहीं है।
कहीं नहीं लिखा। शराब घोटाले में एक नहीं बहुत सारे लोगों का जो रोल रहा है, तो मेरा किंग पिन से सवाल ये है, ये वी कौन है और किसके मैसेज में आता है वी नीड्स मनी? अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या है? क्या एक्साइज पॉलिसी बनाने में और जब ये पॉलिसी बन रही थी क्या वहां पर विजय नायर मौजूद थे? पैसे का लेन देन किसके माध्यम से होता था? और ऐसी क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई सवाल आज खड़े होते हैं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है, 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? क्या जब घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई? समक्ष सीधे तौर पे प्रस्तुत हो रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ आया। ये साहब, ये सूत्र हैं कौन? सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं? समझ रहे, आपको शायद याद नहीं होगा कि 17 में कहा गया था कि 8000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हमारी सांसद मीसा जी के घर मिला साहब। उसके बाद 1000 करोड़ का एक मॉल मिला। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बीते वर्ष गुड़गांव में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के मॉल को तेजस्वी जी का मॉल कह करके जिसमें किरकिरी हुई सीबीआई की रेड के बाद। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो उत्पाती सूत्र है ना, इन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने तमाम पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाई आपको, मैं सीधा आपके पास आऊंगा प्रशांत जी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपकी पार्टी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सुनवाई दर्शकों को और तमाम बीजेपी के लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सुनवाई, लेकिन बीजेपी लगातार अभी भी यही बात बार बार कर रही है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, जांच एजेंसियों के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ एजेंसियों की कार्रवाई को पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। क्या कहेंगे इस पर? आशीष जी, देखिए, बहुत ही स्पष्ट है जी कि अगर इनको लगता है कि ईडी निष्पक्षता से जो है कार्रवाई कर रही है, तो ये ईडी, मैं फिर वही लौट के आता हूँ, इनका इतिहास उठा लीजिए। जिस तरीके से जो चाल चरित्र भाजपा के नेताओं का है, आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय अमित शाह जी का है, कि इनका चाल चरित्र का इतिहास उठा लीजिए। अजीत पवार जी के साथ जब इनको सरकार बनानी होती है तो रातों रात उनको जो है अदानी जी नाम की वॉशिंग मशीन में भाजपा नाम के वॉशिंग पाउडर से और धुलाई करने वाले मंत्री मोदी जी, ये तीनों जो है एक साथ मिलकर के उनको पवित्र हरिश्चंद्र बना देते हैं। सारे उनके पाप मुक्त कर देते हैं, कोई ईडी की कार्रवाई नहीं, सारे केस वापस। आप हरियाणा से ले लीजिए, जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खानदान के जो है लोगों पर कितने संगीन आरोप थे, सारे आरोप धुल जाते हैं रातों रात और वो जो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। नहीं, वो तो सजा काट कर आए ना भाई साहब। प्रशांत जी, आपकी जान उदाहरण ले लीजिए संगमा जी का कोनार्ड संगमा जी मेघालय में। एक हफ्ते पहले इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है, अगर हम सरकार में आए तो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और एक हफ्ते बाद जब इनके नंबर्स कम रह जाते हैं, जब इनको लूट खसोट करनी है, तो उसी जुबान से, उसी श्री मुख से और तड़ीपार जी वहां पहुंच जाते हैं ऑफर देने की, लो भाई हम भी शामिल हैं इस चोर में, इस चोरी में, इस लूट में। और ये उनको जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं एकदम से, आप हरिश्चंद्र हो गए,
आप बताइए, ईडी को अगर ऐसा लगता है तो ईडी सालों साल क्यों लगा देती है? या सीबीआई, आईटी जो बार बार जब इनको आवश्यकता पड़ती है केस उखाड़ लेते हैं। और देखिए इनके दोगलेपन का उदाहरण, मुलायम सिंह यादव जी के पूरे परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के केस चल रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत मोदी जी अपने दोहरे चाल चरित्र को दिखाते हुए सत्ता के लालच के लिए पद्म विभूषण जैसा सम्मान दे देते हैं। दूसरा इनका मैं और उदाहरण दूंगा, राष्ट्रपिता गांधी जी को मानते हैं। ये आप भाजपा का जो चरित्र आप 30 सेकंड में संक्षिप्त में खत्म कीजिए क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास। तो मैं यही बार बार सवाल मैं ये जवाब मोदी जी से चाहता हूं कि अगर ईडी निष्पक्षता से काम कर रही है, इनके ये छोटे मोटे नेता तो जवाब जब दे पाएंगे। ठीक है संदीप त्रिपाठी, 30 सेकंड में जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, मुझे संदीप जी के पास जाना है, समय खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट संदीप जी 30 सेकंड में। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो जिस तरीके से संबंध जो है विपक्ष के नेताओं को दिया जा रहा है, वही संबंध ये जो है अडानी के पास जाना चाहिए, इसलिए कि प्रेमा के बहुत सारे उल्लंघन उन पर लागू होते हैं और वो आज वो तथ्य निकल कर सामने आ गए जिस पर जो आरोप लगे उस पर अभी तक अडानी की उस मामले पर प्रेमा के आरोपों पर कोई सफाई नहीं आई है, कंपनियों को कोई सफाई नहीं आई है। तो मैं ये कहता हूँ कि वही आप ईडी की नोटिस दे दीजिए उनको। और जिस तरीके से बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा विपक्ष अभी भी एक सुर में आरोप यही लगा रहा है कि जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन बीजेपी स्पष्ट तौर पर बार बार यही दावा कर रही है कि कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो रही है, कहीं पर भी किसी भी कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया जा रहा। ऐसे में फैसला जनता जनार्दन ने करना है, आपने करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।